बात 15 मार्च की है। 15 मार्च की दोपहर लगभग 2-2:30 बजे का वक्त होगा। जबलपुर से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश में है ये एक पिपरिया इलाका है। उस पिपरिया इलाके से आरती नाम की एक लड़की जबलपुर में रहने वाले अपने एक जानकार को फ़ोन करती है और कहती है कि अभी अभी उसकी एक कज़न का मैसेज आया, ऑडियो मैसेज है व्हाट्सएप पर, और उस मैसेज में ये कहा है उसने कि उसके पापा और भाई को किसी ने मार डाला है। हालांकि ये मैसेज सुबह ही भेजा गया था, लेकिन कज़न ने इस मैसेज को पढ़ने में 3-4 घंटे लगा दिए। मतलब मैसेज आने के 3-4 घंटे बाद उसने फ़ोन देखा और फिर मैसेज पढ़ा, तब उसने फिर पिपरिया से जबलपुर अपने रिलेटिव को, ये एक जानकार थे, उनको बताया ऐसी ऐसी बात है, आप घर पर जाकर देखिए। अब वो रिलेटिव घर पहुंचा। ये घर था जबलपुर में एक रेलवे कॉलोनी है, और उसी रेलवे कॉलोनी में एक रेलवे डिपार्टमेंट के एक अफसर अच्छे पोस्ट पर राजकुमार विश्वकर्मा, वो अपने परिवार के साथ रहा करते थे। पत्नी की 2023 में बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। अब उस घर में, रेलवे क्वार्टर में, उनके अलावा उनकी एक 16 साल की बेटी और एक 8 साल का बेटा, यही 3 लोग रहा करते थे। तो परिचित ऑडियो मैसेज के बाद राजकुमार के घर पहुंचते हैं। दरवाज़ा बंद था, आवाज़ देते हैं, कोई आवाज़ देता नहीं अंदर से। वो पलट कर पिपरिया फ़ोन करते हैं, कहते हैं हाँ तो घर बंद है, कोई अंदर है नहीं। तो फिर वो कहते हैं आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए। अब इसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। दोपहर के करीब 3 बज रहे हैं, 15 मार्च की बात है ये। खबर मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। रेलवे कॉलोनी में तमाम रेलवे के स्टाफ ही रहा करते थे। तो वो उस घर में पहुंचती है, घर चारों तरफ से बंद। तभी पुलिस की एक टीम चारों तरफ से घर का मुआयना करती है, तो देखती है कि घर के पीछे बालकनी का एक दरवाज़ा है और उस दरवाजे को किसी गैस कटर से काटा गया। खैर, पुलिस की टीम मेन डोर को चश्मदीदों के सामने तोड़ती है और अंदर दाखिल होती है। जब अंदर दाखिल होती है तो जैसे ही पुलिस की टीम किचन में पहुंचती है, देखती है कि किचन में एक पॉलीथीन के अंदर लपेटी हुई एक लाश है, पन्नी में, और किचन में चारों तरफ खून है। अब उस घर में चूंकि 3 लोग थे, राजकुमार विश्वकर्मा के अलावा उनकी 16 साल की बेटी और एक 8 साल का बेटा। अब बाकी 2 लोगों की तलाश शुरू होती है, आवाज़ दी जाती है, लेकिन घर के किसी और कमरे में या किसी और जगह से कोई और नहीं मिलता। पुलिस को लगता है कि राजकुमार की किसी ने हत्या कर दी है। अब पुलिस अभी ये सारी चीज़ें देख ही रही थी, तभी एक पुलिस वाले की नज़र घर के अंदर रखी एक फ्रिज पर पड़ती है। किचन से थोड़ी ही दूर पर डाइनिंग हॉल में ये फ्रिज रखा हुआ था। उस पुलिस वाले ने देखा कि फ्रिज के हैंडल पर कुछ लाल लाल निशान है। करीब से देखा तो उसने देखा ये खून के छींटे। उसने फ़ौरन अपने सीनियर अफसरों को बताया, वो आए। दरवाज़ा खोलने का फैसला हुआ, फ्रिज का दरवाज़ा खुला। जैसे ही दरवाज़ा खुला, फ्रिज के अंदर की सारी ट्रे गायब, और उस फ्रिज के अंदर भी पन्नी यानी पॉलीथीन में लिपटी हुई एक लाश रखी हुई है। अब उस घर में 2 लाश थी। लाश बाहर निकाली गई। वो लाश राजकुमार के 8 साल के बेटे तनिष्क की थी। अब 2 लाशें थी। पुलिस वाले घबराए कि घर के अंदर 3 मेंबर। अब एक किचन में लाश मिली है, एक फ्रिज में मिली है, तो कहीं तीसरी भी किसी ऐसी वैसी जगह तो नहीं है जहाँ पर अभी तक हमने देखा नहीं। उन्होंने पूरा घर छान मारा, लेकिन तीसरी लाश उस घर की बेटी की 16 साल की, वो नहीं मिली। पुलिस ने लाश अपने कब्जे में लिया और इसके बाद तफ्तीश शुरू कर दी। तब तक पिपरिया खबर पहुंच गई, बाकी लोग भी आ गए। अब जब तफ्तीश शुरू हुई तो पुलिस ने कहा कि सबसे पहले रेलवे कॉलोनी से ही इस तफ्तीश को शुरू करते हैं। तो यहाँ पुलिस 16 साल की लड़की और 20 साल के उस लड़के को तलाश कर रही है, और कुकू एफएम के ऑडियो बुक पर एक कहानी है गुमशुदा लड़की। 19 साल की एक लड़की 25 मई 1996 को गायब हो जाती है, रातों रात लापता हो जाती है। अब वो जिंदा भी है कि नहीं, किसी को नहीं मालूम। तो ये बड़ी ही दिलचस्प कहानी गुमशुदा लड़की कुकू एफएम के ऑडियो बुक पर आप सुन सकते हैं। साथ ही क्राइम तक फैमिली के लिए इस वक्त एक खास ऑफर है। कुकू एफएम ऐप के पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर पूरी क्राइम तक फैमिली के लिए 70% डिस्काउंट है। यानी पहले महीने के लिए सिर्फ 29 रुपए में आपको 10,000 ऑडियो बुक का ऐसा खजाना मिलेगा, जिसे आप जब चाहें जहां चाहें सुन सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। हालांकि 2 लाशों के बाद एक बड़ा खतरा ये था
कि बाप और बेटे की लाश घर से मिली और 16 साल की बच्ची गायब है। घर में एंट्री पीछे गैस कटर से हुआ, यानी कोई नोन तो होगा नहीं, अनजान होगा तभी उसने गैस कटर काट के घर के अंदर दाखिल हुआ। तो अब डर ये है कि क्या वो लड़की जिंदा होगी, या उसे किडनैप कर लिया, या उसे कहीं और ले जाकर मार दिया, कहीं उसके साथ कुछ कर तो नहीं दिया। अब पुलिस इस बात से परेशान, और अब पुलिस का पहला काम उस तीसरी शख्स को ढूंढना, यानी उस लड़की को, क्योंकि खतरा सबसे ज़्यादा उसी को। अब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो इत्तेफाक से खुशनसीबी ये थी कि उस रेलवे कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरा लगा था, चूँकि सरकारी कॉलोनी है। अब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे को देखना शुरू किया, तफ्तीश यहीं से शुरू हुई। जैसे ही पुलिस ने कैमरे को देखा, अचानक दोपहर 12:30 बजे एक कैमरे में एक लड़का एक स्कूटी पर कॉलोनी के गेट से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। लाल रंग की ये स्कूटी है और ये वही सीसीटीवी फुटेज है। अब इस लड़के के जाने से इस केस का क्या लेना देना, लेकिन अचानक पुलिस ने नोटिस किया कि जैसे ही वो लड़का गेट से बाहर निकला, उसके चंद मिनट के अंदर अंदर एक लड़की भी उसी गेट से उसी डायरेक्शन में मुड़ जाती है जिधर वो लड़का स्कूटी पर बैठ कर गया था। अब जैसे ही उस लड़की को देखा गया तो रिश्तेदारों ने पहचान लिया, ये राजकुमार विश्वकर्मा की वही 16 साल की बेटी है जो घर में नहीं मिली, और पुलिस को डर था उसके साथ कुछ हो गया। लेकिन दिन के उजाले में वो कैमरे में कैद हुई, इसका मतलब है कि राजकुमार की बेटी सुरक्षित है, महफूज है। लेकिन वो दोपहर तक घर में है और लाश की हालत देखकर लग रहा है कि कत्ल हुए हुए कई घंटे हो गए, और वो चूंकि कॉलोनी से निकल रही है और उस लड़के के साथ निकल रही है, इसका क्या मतलब है। फिर पुलिस ने पता किया, जो पिपरिया में आरती नाम उसके चाचा की बेटी थी, उसको जो ऑडियो मैसेज भेजा उसने सुबह भेजा था। तो इसका मतलब है, एक तो उसे कैसे पता उसके घर में उसके फादर और भाई की मौत हो गई, और दूसरा वो तब तक कॉलोनी में ही है और फिर एक लड़के के साथ जा रही है। अब पुलिस ने उस लड़के के बारे में, जो कि कैमरे में कैद था और स्कूटी थी, कॉलोनी से पता चल गया कि इस लड़के का नाम मुकुल सिंह है, और ये मुकुल सिंह भी इसी रेलवे कॉलोनी में रहता है और राजकुमार विश्वकर्मा का पड़ोसी है। अब पड़ोसी है और लड़की उसके साथ है, यहीं से पुलिस की तफ्तीश शुरू हुई। अब तफ्तीश शुरू हुई तो ये हुआ कि ये गेट से तो बाहर निकल गए, अब आगे क्या। तो पुलिस ने कहा कि अब जबलपुर के जितने भी कैमरे हैं आसपास जिधर से वो जा सकते हैं, उन सारे कैमरों को तलाशते हैं। कई टीमें लगा दी गई, कोशिश रंग लाई। जबलपुर में ही एक रेलवे स्टेशन है, उसी रेलवे स्टेशन की एक पार्किंग, शायद मदन महल रेलवे स्टेशन का नाम है, तो उसी में उसकी एक रेलवे में की पार्किंग है। तो उस पार्किंग से एक सीसीटीवी कैमरे में वही लाल रंग की स्कूटी नज़र आती है, और जब वो स्कूटी नज़र आती है तो उसमें साफ साफ वो लड़का और लड़की भी दोनों दिखाई देते हैं। कॉलोनी के गेट से दोनों अलग अलग निकले थे, लेकिन पार्किंग में दोनों एक साथ हैं। लड़की पार्किंग में स्कूटी से उतर कर खड़ी है, लड़का जाकर रेलवे की पार्किंग में अपनी स्कूटी को पार्क कर रहा है। पार्क करने के बाद दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब ये दूसरा कैमरा था जिसमें कॉलोनी के गेट के बाद ये दोनों कैद हुए। अब जब रेलवे की पार्किंग में दोनों कैद हुए तो पुलिस को लगा कि ये रेलवे की पार्किंग में आए, इसका मतलब स्टेशन से ये कोई ट्रेन पकड़ेंगे और कहीं निकलेंगे। तब पुलिस ने कहा कि चलो स्टेशन पे चलते हैं और उस स्टेशन पे पता करते हैं कि किस ट्रेन से ये लोग गए। स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। जब खंगाला गया तो उसमें दिखाई दिया गया कि दोनों स्टेशन के अंदर एंट्री करते हैं। 12:59 के आसपास का टाइम है, दोपहर के 15 मार्च। ये स्टेशन के अंदर दाखिल होते हैं, लेकिन अगले 1-2 मिनट के अंदर ही फिर एग्जिट भी ले लेते हैं। मतलब स्टेशन पर गए, प्लेटफॉर्म की तरफ गए और वापस आ गए। अब 1-2 मिनट के लिए स्टेशन के अंदर जाना और वापस आना, पुलिस को कुछ बात समझ में नहीं आई। लेकिन अब वो स्टेशन से बाहर निकल चुके थे, तो पुलिस ने कहा कि चलो अब यहाँ से फिर आगे की कैमरे की तलाशी लेते हैं कि स्टेशन से निकल कर ये लोग कहाँ गए। तो मदन महल रेलवे स्टेशन में तीसरे कैमरा था जिसमें कैद हुए थे। पहला रेलवे कॉलोनी, दूसरा रेलवे की पार्किंग, तीसरा रेलवे स्टेशन। तो वहाँ से ये निकले तो पुलिस ने कहा आसपास के और सीसीटीवी कैमरे को खंगालते हैं। अब उन्होंने और कैमरे को खंगालना शुरू किया। इत्तेफाक से रेलवे स्टेशन के करीब एक बस अड्डा है, ISBT वहाँ का। तो पुलिस की टीम अब बस अड्डे पर पहुंची
वहाँ के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। जैसे ही खंगाला, एक और कैमरे में ये दोनों लड़का लड़की कैद मिले। एक पीली रंग की बस है जिसमें ये दोनों सवार होते हुए नजर आ रहे हैं, रेलवे कॉलोनी के बाहर, रेलवे पार्किंग में, रेलवे स्टेशन पर, और अब इस बस में। अब जैसे ही इस बस में सवार इन दोनों की तस्वीरें मिली, पुलिस ने फौरन बस अड्डे से उस बस की जानकारी ली, पूछा कि भाई ये बस कहाँ जा रही है। तो पता चला कि ये जो बस है ये जबलपुर से कटनी जा रही है, और जबलपुर से कटनी की दूरी है लगभग 90 किलोमीटर। अब पुलिस ने कहा कि जबलपुर से ये लोग कटनी गए हैं, तो चलो जबलपुर के आगे बस स्टॉप कहाँ तक जाए, इस बस का उन्होंने ड्राइवर और कंडक्टर के बारे में पता किया। तो जब पता किया तो अब वो पहुँचते हैं उस बस के ड्राइवर और कंडक्टर के पास। पुलिस वक्त पूछती है उनसे, भाई ये लड़का और लड़की चढ़े थे आपके बस में, ये कहाँ उतरे? तो पता चलता है कि ये दोनों चढ़े तो थे कटनी के लिए, कटनी तक की टिकट मिली, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हमें कुछ मेडिसिन खरीदनी है, और वो कटनी से बहुत पहले एक आधार ताल इलाका वहीं उतर गए। पुलिस को अजीब लगा। अब पुलिस आधार ताल के बस स्टॉप पर गई, वहां जाकर पूछताछ की, तो पता चला कि हाँ, आधार ताल से कौन सी बस में 2 लड़के और लड़की वैसे और चढ़े। तो एक बस से पता चला कि हाँ, ऐसे ही सेम एक लड़का और लड़की चढ़े थे आधार ताल से, वो भी कटनी के लिए चढ़े। कंडक्टर और ड्राइवर से पूछा तो उन्होंने कहा साहब चढ़े तो थे कटनी के लिए, लेकिन वो रास्ते में एक सिहोरा है वहाँ उतर गए, और उन्होंने कहा हमें कोई ज़रूरी काम है, हम कटनी नहीं जा पा रहे, और वो सिहोरा में ही उतर गए। जिस बस से वो डायरेक्ट जबलपुर से कटनी पहुँच सकते थे वो नहीं जा रहे। पहले जबलपुर से वो चले आधार ताल उतरे, आधार ताल से दूसरी बस पकड़ी, फिर सिहोरा उतरे। अब पुलिस उस सिहोरा के बस स्टॉप पर जाती है और उस बस के बारे में पता करती है। जब उस तीसरे बस से पूछताछ होती है तो कहते हैं कि हाँ जी, एक लड़का लड़की चढ़े थे, लेकिन वो कटनी में उतर गए और उसके बाद हमें पता नहीं। अब पुलिस की टीम कटनी पहुंची, कटनी बस स्टॉप से कुछ तस्वीरें खंगाली, लेकिन उसके आगे अब कोई जानकारी नहीं है कि वो दोनों कहाँ गए। अब ये तो रही इन लड़का और लड़की की तलाश की बात। अब वापस पूरी कहानी पर आते हैं कि आखिर जिस घर में एक लड़की के फादर की और उसके भाई की मौत हुई, जिसका कत्ल किया गया, और वो लड़की एक ऑडियो मैसेज भेजती है और फिर अपने पड़ोस के एक लड़के के साथ स्कूटी में शहर शहर घूम रही है, कभी रेलवे स्टेशन की पार्किंग, कभी रेलवे स्टेशन, कभी बस, फिर 3-3 बस पकड़कर कटनी। तो ये क्यों है? अब पुलिस ने उस लड़के की कुंडली निकाली जो उसकी कॉलोनी में रहा करता था, तो पता चला उस लड़के की उम्र करीब 20 साल है और उसका नाम मुकुल सिंह है। जिस क्वार्टर में लड़की रहती थी उसके पड़ोस में मुकुल सिंह का घर था। मुकुल के फादर भी रेलवे में नौकरी करते हैं, और जो 16 साल की लड़की है उसका नाम है काव्या। काव्या के पिता भी राजकुमार विश्वकर्मा रेलवे में एक ऊंचे पोस्ट पर थे। तब मुकुल का इन चीज़ों से क्या लेना देना? अब पुलिस ने 15 मार्च की सुबह से पहले के सीसीटीवी खंगालने शुरू किए उसी कॉलोनी के जहां यह हादसा हुआ। तो देखा कि 14 और 15 मार्च की रात करीब 3 बजे राजकुमार विश्वकर्मा के घर के नीचे कई चक्कर मुकुल ने काटे, और उसके हाथ में कुछ है, उसके हाथ में कुछ सामान है। अब ये हुआ कि रात को ये चक्कर काट रहा है, सुबह लड़की के साथ है, तो ऐसा क्यों? अब यहां पे 2 चीजें थी पुलिस जो तफ्तीश कर रही है। पहली चीज ये थी कि मुकुल कातिल है और मुकुल ने काव्या के जो पिता हैं और भाई को मारा है, और हो सकता है कि किसी दबाव या किसी ब्लैकमेलिंग की वजह से काव्या उसके साथ है और उसी के साथ फिर निकली है। लेकिन यहाँ पे फिर थ्योरी गलत ये हो जाती है कि अगर मुकुल काव्या की जानकारी के साथ उस घर के अंदर दाखिल हुआ तो गैस कटर से दरवाज़ा काटने की क्या ज़रूरत थी? तो काव्या दरवाज़ा खोल देती, वो अंदर जाता, कत्ल करता, निकल लेते दोनों साथ, पर ऐसा तो हुआ नहीं। तो फिर गैस कटर का इशू क्यों? दूसरी थ्योरी है कि मुकुल और काव्या इन दोनों ने मिलकर इस डबल मर्डर को अंजाम दिया।
बट इसकी वजह क्या हो सकती है? तो पुलिस ने सारी कहानी खंगाली तो कहानी थोड़ी सी सितंबर 2023 में लौट गई। हुआ यह कि ये लड़की और मुकुल ये दोनों पड़ोसी थे। सितंबर 2023 में राजकुमार विश्वकर्मा ने अपनी बेटी को पुलिस स्टेशन ले जाकर एक रिपोर्ट लिखाई और वो रिपोर्ट थी मुकुल सिंह के खिलाफ। उन्होंने लिखा है कि ये लड़का मेरी बच्ची को छेड़ता है और उसने इसके साथ कुछ गलत हरकत की है। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस ने मुकुल सिंह को अरेस्ट कर लिया क्योंकि लड़की नाबालिग थी और उस वक्त उसकी उम्र वैसे भी 15 साल थी, अब 16 साल है। तो अरेस्ट करने के बाद उसे जेल भेज दिया। जेल भेजने के बाद 1 महीने के बाद वो जमानत पर जेल से बाहर आ गया। वो जैसे ही जमानत पर जेल से बाहर आया, इधर राजकुमार विश्वकर्मा ने अपनी बेटी काव्या को जबलपुर से अपने भाई के घर पिपरिया भेज दिया ताकि वो दोनों मुलाकात ना कर सके। अब वो चली गई, तब तक सब कुछ शांत था। लेकिन फिर अभी इसी महीने जो काव्या है उसका बोर्ड का एग्ज़ाम था 10वीं का, तो एग्ज़ाम देना था तो जबलपुर आना था। तो वो जबलपुर आ गई इस महीने के शुरू में ही और वो एग्ज़ाम दे रही थी। अब एग्ज़ाम दे रही थी और उसके बाद ये 15 मार्च को सारी चीज़ें हो गई। तो अब ये सारी कहानी तो सामने आ गई। अब यहाँ से सवाल शुरू होता है, एक लड़की जिसने एक लड़के के खिलाफ कंप्लेंट लिखाया, उसकी कंप्लेंट पर वो लड़का अरेस्ट हुआ और फिर जेल चला गया। अब उसी लड़के के साथ वो लड़की अपने बाप और भाई के कत्ल के बाद उसी कॉलोनी से बाहर निकलती है, उसकी स्कूटी पर बैठती है, रेलवे की पार्किंग जाती है, रेलवे स्टेशन जाती है, 3 बस अलग अलग बदल कर कटनी के लिए जाती है। ऐसी क्या मजबूरी है? क्या वजह हो सकती है? अब असली कहानी तो जब ये दोनों मिलेंगे तब पता चलेगी, लेकिन जबलपुर पुलिस की माने तो पूरी कहानी के 2 पहलू हैं। पहला ये है, ये जो लड़का है मुकुल सिंह, ये साउथ इंडियन क्राइम थ्रिलर, आजकल तो हिंदी में डब फिल्में आती हैं, खूब देखते हैं, तो उसको देखने का बड़ा आदी है। ये क्राइम थ्रिलर देखता है और देखता है कि कैसे पुलिस और क्रिमिनल कातिल मतलब एक दूसरे से बचते हैं, कैसे पुलिस को उलझाते हैं, चकमा देते हैं और पुलिस कैसे उन तक किन किन सुरागों को पकड़कर उन तक पहुंचती है। तो इस केस में जो पैटर्न मिला है उसके हिसाब से पुलिस ये मानकर चल रही है कि साउथ की बहुत सारी क्राइम थ्रिलर मूवी देख चुका और इसने इस पूरे क्राइम में हर जगह पर उन चीज़ों का इस्तेमाल किया। फॉर एग्जाम्पल, जब ये दोनों निकले 12 बजे, जब ये कैद हैं 12:30 बजे, दोनों के पास इनका अपना मोबाइल नहीं था। जो थोड़े बहुत क्राइम की जानकारी रखते उन्हें पता है मोबाइल से लोकेशन ट्रेस होता है। काव्या ने अपनी माँ का मोबाइल यूज़ किया था। काव्या की मोबाइल की डेथ 1 साल पहले हो चुकी है माँ की, तो उसने अपनी माँ का मोबाइल लिया, अपना मोबाइल घर छोड़ दिया। जो मुकुल था इसने भी अपना नंबर छोड़कर एक दूसरा मोबाइल हाथ में लिया हुआ था। तो इससे पता चलता है कि इन दोनों को पता था कि पुलिस हमको मोबाइल के जरिए ट्रेस नहीं करेगी। अब घर से निकलने के बाद ये पहले रेलवे की पार्किंग में स्कूटी को पार्क करते हैं। इन्हें पता था कि पुलिस पार्किंग तक आएगी और ये अंदाज़ा लगा लेगी कि ये लोग स्टेशन से किसी ट्रेन को पकड़कर भाग गए। अब दोनों स्टेशन भी जाते हैं ताकि पुलिस को यकीन हो जाए कि हाँ देखो स्टेशन में भी, क्योंकि इन्हें पता है सीसीटीवी कैमरे कहाँ कहाँ लगे। स्टेशन जाते हैं और स्टेशन से फिर एक तरफ से जाते हैं, दूसरी तरफ से निकल जाते हैं। निकलने के बाद अब ये बस स्टॉप पहुँचते हैं। अब बस से बैठते हैं। उन्हें पता है कि बस से जब बैठेंगे तो कटनी तक उतरेंगे तो इस रूट में हो सकता है कि कहीं पे कोई ऐसी जानकारी मिल जाए और उन्हें रोक लिया जाए। तो फिर वो 3 अलग अलग बस बदलते हैं और फिर कटनी पहुंचते हैं। कटनी में वो ऐसी जगह पे जाकर गायब होते हैं जहां उन्हें शायद पता था कि यहाँ से सीसीटीवी कैमरा नहीं और शायद अब फिलहाल वो शिकंजे में नहीं आएंगे। तो ये पूरी प्लानिंग इस तरह से हो गई। अब उसी प्लानिंग का एक हिस्सा जबलपुर पुलिस के हिसाब से ये लड़की अपना ऑडियो मैसेज दिन में भेजती है और ऑडियो मैसेज मिलने के बाद करीब 3 से 4 घंटे लगते हैं। तो तब तक जो ऑडियो मैसेज भेजा था वो लगभग मर्डर के कुछ घंटे के बाद भेजा था। उसका अंदाज़ा ऐसे होता है कि 3 बजे वो सीसीटीवी फुटेज में मुकुल घर के आसपास दिखाई देता है और उसके बाद वो घर में जाता है।
अब पुलिस का कहना है कि उसी क्राइम थ्रिलर मूवी से इंस्पायर होकर ही उसने ऐसा किया कि घर के अंदर भी एक पता चल जाता है कि फ्रेंडली एंट्री क्या होती है और फोर्सफुल एंट्री क्या होती है। एक अनजान शख्स जब घर में दाखिल होगा, कुंडी लगी हुई है, तो वो कुछ खिड़की दरवाजे किसी से तोड़कर दाखिल होगा, तो पुलिस को सुराग मिल जाएगा कि ये कोई जानने वाला नहीं है। लेकिन आप बिना तोड़ फोड़ के अंदर घुसते हैं तो उसका मतलब है नोन पर्सन है जो अंदर आया। तो पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने बैक साइड में जो बालकोनी के पास दरवाज़ा था उसको गैस कटर से काटा। काटने से ये पुलिस को मैसेज गया कि जो भी आया था वो फोर्सफुल एंट्री थी, मतलब इस फैमिली का कोई जानकार नहीं था। जबकि जिस लड़की के साथ भाग रहा है, जब सारी चीज़ें उसके सबूत सीसीटीवी कैमरे हैं, तो वो लड़की बड़े भरोसे में आसानी से घर की कुंडी रात को खोल सकती थी, अंदर आ सकता था और फिर ये सारी चीज़ें हो जाती। लेकिन पुलिस को गुमराह करने के लिए ठीक उसी तरीके से प्लान का हिस्सा था कि इतने बजे ये ऑडियो मैसेज भेजना है, और वो उससे पहले 3-4 घंटे उसी घर में थे। इस बात के सबूत ये हैं कि इस कत्ल के बाद घर में जब पुलिस गई तो वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ खाने पीने की चीज़ें पड़ी हुई हैं और बाकायदा ब्रेकफास्ट और ये सारी चीज़ें थी। सुबह दूध वाला आया था। अमूमन दूध लड़की के फादर दरवाजे पे कलेक्ट करते थे, उस दिन इस लड़की ने कलेक्ट किया, यानी तब तक इसके फादर की मौत हो चुकी थी। और फिर वहाँ कई नाश्ता वाश्ता रखा हुआ था, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट था सारा, तो इन लोगों ने वो भी खाया तसल्ली से बैठकर। और फिर इत्मीनान से मैसेज जैसे ही इन्होंने भेजा अपनी कज़न को, फिर वहाँ से निकले। तो अब ये सारी चीज़ें, कहानी तो सामने है जबलपुर पुलिस के, लेकिन एक लड़का जिसको यहाँ पे कहते हैं कि लड़की के बाप की ही वजह से शायद कंप्लेंट हुआ होगा, फोर्स किया गया होगा, लेकिन कंप्लेंट होता वो जेल जाता है। अगर ये मोहब्बत थी तो वापस जब वो एग्ज़ाम देने आई तो इस मोहब्बत के साथ उसे मौका था, वो उस लड़के के साथ भाग सकती थी। लेकिन भागने से पहले अपने बाप और भाई इन दोनों को इस तरीके से मार कर जाना, ये सवाल पुलिस के भी गले नहीं उतर रहा, नंबर 1। नंबर 2, क्या पुलिस इस सवाल का भी जवाब ढूंढेगी कि इस लड़की ने सब कुछ मर्जी से किया या फिर वो किसी ब्लैकमेलिंग या किसी और चीज़ का शिकार है, कि लड़के के दबाव में है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो या तो कोई ऐसी चीज़ें होंगी, तुमको ब्लैकमेल कर देंगे, बदनाम कर देंगे या कुछ और बात। लेकिन जिस तरीके से वो आज़ाद और बिंदास उसके साथ कैमरे में दिखाई दे रही है, इससे इस बात की उम्मीद कम नज़र आती है कि वो किसी तरह के दबाव में हो सकती है। लेकिन सिर्फ इश्क के लिए या फिर ये है कि मिलने जुलने से बाप टोकता है, उस वजह से एक 15-16 साल की लड़की इस तरह कत्ल करेगी, वो भी अपने 8 साल के छोटे भाई और अपने फादर का। माँ है नहीं, और ये वो फादर है जो माँ के गुजरने के बाद माँ कहीं भी एक तरह से रोल निभा रहे थे। वो सुबह ऑफिस जाने से पहले बच्चों के लिए नाश्ता बनाते थे, फिर लंच बनाते थे, फिर डिनर बनाते थे, और डेली वही बनाते थे। तो ये सवाल का जवाब अभी पुलिस को तलाशना है कि आखिर ऐसी क्या चीज़ थी, अगर बेटी ही कातिल है तो जिसने अपने भाई और बाप को यूँ मार डाला। उधर की एक थ्योरी तो समझ में आती है कि मुकुल के खिलाफ कंप्लेंट हुई, वो जेल गया, हो सकता बदला लेना चाहता हो, लेकिन बदला सिर्फ 2 लोगों से, तीसरी से नहीं। जिसने कंप्लेंट किया, जिसके नाम पे कंप्लेंट हुआ, उसके साथ तो वो घूम रहा है। तो ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, इस कहानी में अभी क्लाइमेक्स आना बाकी है। तो जैसे ही ये क्लाइमेक्स आता है और इसकी पूरी सच्चाई पता चलती है, मैं आपको फॉलो अप ज़रूर बताऊंगा इसका। लेकिन बेहद अफसोसनाक कहानी, और इस कहानी के साथ एक बड़ी अजीब सी चीज़ है जो तो कल रात से ये सवाल मेरे मन में कौंध रहा है। जैसे हम ही लोग जब छोटे थे, पता नहीं, मैं अपनी एक सोच बताता हूँ, तो क्या होता कि घर में अक्सर डिसिप्लिन और बाकी चीज़ें, पढ़ाई लिखाई खेल कूद सबके लिए फिक्स होता है। मैं बहुत क्रिकेट का शौकीन था, क्रिकेट ज़्यादा खेलता था, तो अम्मी बहुत डांटती थी, और ये था कि ये लेट हो गया तो डर भी लग रहा, फिर पढ़ाई भी। तो कई बार ऐसा लगता था कि जैसे होता है ना कि हमें आज़ादी मिल जाए, बट हम लोग ये सोचते थे कि आज 1-2 घंटे के लिए अम्मी कहीं चली जाएं, किसी रिलेटिव के यहाँ चली जाएं या किसी फंक्शन शादी में, तो 1-2 घंटे हमें आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन आज के दौर में अगर बच्चों को किसी से मिलने जुलने या मोबाइल तक पे खेलने से अगर आप रोकते हैं तो उनका जो रिएक्शन होता है वो बड़ा डरावना होता है। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने इसको महसूस किया होगा, पर मुझे सारे लोग ये बात बताते हैं। तो अब तो ये है कि अगर 15, अगर मान लीजिए कि ये
इश्क का ही मामला है। तो 14-15 साल की बच्ची इश्क के माने क्या समझेगी? मैं कहता हूँ इसके मैं वो नहीं हूँ कि माँ बाप भी हर मर्जी थोपे बच्चों पे, लेकिन बच्चे भी उस लायक तो हों कि अपना भला और बुरा सोच सकें कि मेरे लिए क्या बेहतर और क्या नहीं है। मेरे माँ बाप जो हैं वो मेरे लिए कितना बेहतर सोच सकते हैं कि नहीं। लेकिन इस उम्र में, जिस उम्र में आप डिसीजन नहीं ले सकते, जिस उम्र में आप अपने पैर पे खड़े नहीं हैं, आपको अभी तो वोट डालने का भी अधिकार नहीं है 18 से पहले, तो उस 14-15 साल की इस नाजुक उम्र में मुझे लगता है यही वो एज है जो सबसे ख़तरनाक होता है, जहाँ बहकने में और बहकाने में बड़ा कम वक्त लगता है। अब अगर ये वही है इस पूरी कहानी का सच जो मैं सोच रहा हूँ, तो बेहद अफसोसनाक है। पर इसमें जो भी होगा मैं आपको इसका फॉलो अप, इसका क्लाइमेक्स जरूर बताऊंगा। साथ ही क्राइम तक फैमिली के लिए इस वक्त एक खास ऑफर है। कुकू FM ऐप के पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर पूरी क्राइम तक फैमिली के लिए 70% डिस्काउंट है। यानी पहले महीने के लिए सिर्फ 29 रुपए में आपको 10,000 ऑडियो बुक का ऐसा खजाना मिलेगा जिसे आप जब चाहें जहां चाहें सुन सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज माहिरा मारूफ अली ख़ान, इनका जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे माहिरा। और ये मारूफ ख़ान की बेटियां हैं। साथ ही आरव रे दुबे, इनका भी आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे आरव। और ये भेजा है इनकी मॉम, डैड, दादी और आर्या और शिबी ने। साथ ही सारांश का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सारांश। और ये भेजा है चंदन दुबे जी, और चंदन दुबे जी ने भेजा। और नाला सुपारा से थैंक यू। ये नाम नाला सुपारा पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगता है। साथ ही संघर्ष मेहता, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे संघर्ष। भेजा है मोनू बोदला ने। राजा इदरीसी, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे राजा। और रिजवान खान ने भेजा है। साथ ही सस्मिता उर्फ परी, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे सस्मिता। और ये भेजा संतोष कुमार ने है। जीवा कंसाना, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे जीवा। और ये जोगिंदर जी के बेटे हैं। और भेजा है नंद किशोर चौबे ने। साथ ही रिंकू और अनुज, इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक बधाई। रिंकू और अनुज जी। भेजा प्रेम ने है। साथ ही चिंटू ने कहानी की फरमाइश की है। वसीम कुरैशी, थैंक यू सो मच। कंचन भारती, बिल्कुल कंचन जी, आपका मिला मेल। और भाई के बारे में आपने लिखा था, मैंने आपको मेल में रिप्लाई भी किया है। और मैं ये भी है कि मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन पक्का मिलेंगे। साथ ही ऑग्रेल आवेर, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। प्रमोद कोटला, थैंक यू सो मच। संदीप सरकार, ज़रूर आपसे ही मुलाकात होगी संदीप भाई। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे।